हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस के। तो देखिए, अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, अगर आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं आसानी से। और एक और बात, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी ये वीडियो आसानी से देख सकते हैं। देखिए, सारी जो पीडीएफ है ना और जो भी हमें बुक मिली है वो सब इंग्लिश में मिली हुई है, लेकिन मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, आप बस उसको सुन के हिंदी में आप पेपर में लिख सकते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होने वाली है। तो देखिए, हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन बताना एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है। जो इन्वायरमेंट टर्म है ये एक फ्रेंच वर्ड होता है इन्वायर, तो उससे ये लिया गया है। तो इन्वायर का मतलब होता है सराउंडिंग, आपके आसपास जो भी चीज है ना, आपके सराउंडिंग में जो भी चीज है वही इन्वायरमेंट होता है। तो जो भी चीज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपके सराउंडेड है, आपके आप जैसे कमरे में बैठे हुए, आपके पास बेड होगा, दीवार होगी, है ना, खिड़की होगी, तकिया होगा, तो ये सब क्या है, आपका इन्वायरमेंट है। अगर आप बाहर कहीं जंगल में जाएंगे तो पेड़ हो गए, पक्षी हो गए, एनिमल हो गए, जो भी आपके आसपास है तो वो सब आपका क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट। तो जो भी चीज आपके आसपास है वो सब इन्वायरमेंट है। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसमें मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, वही आप सेम पेपर में लिख कर आएंगे तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इन्वायरमेंट। अब हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल साइंस क्या है और इन्वायरमेंटल स्टडीज क्या है। तो अब देखिए, पहले जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है ये क्या है। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है ना, ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसमें सारी चीजें आ जाती है, साइंटिफिक, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सपेक्ट। तो मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज में जब भी आप किसी भी चीज की स्टडी करते हैं ना, तो आप उसके ये सारे एक्सपेक्ट देखते हैं, इसलिए हम इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। अब देखिए इन्वायरमेंटल साइंस क्या है। तो देखिए, जो इन्वायरमेंटल साइंस है ये किससे डील करती है, साइंटिफिक एक्सपेक्ट से। देखिए, अब दोनों में डिफरेंस देखिए। जो इन्वायरमेंटल साइंस है ये सिर्फ साइंटिफिक एस्पेक्ट से ही डील करेगा, जो भी उसके पीछे की जो भी साइंस है ना, जो भी घटना घट रही है उसके पीछे की क्या साइंस है, तो ये बस उससे मतलब रखता है। लेकिन जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है वो क्या है, उसका कल्चर भी देखेगा, उसका ट्रेडिशनल भी देखेगा और उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेगा। तो इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं स्टडीज में, लेकिन साइंस में सिर्फ साइंस का एस्पेक्ट ही देखा जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कोई भी नदी है, उसमें कोई भी कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, तो कोई भी अगर जो इन्वायरमेंटल साइंस वाला स्टूडेंट होगा वो क्या देखेगा, वो साइंटिफिक एक्सपेक्ट देखेगा कि पानी में कौन कौन से मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, है ना, कौन सा पॉल्यूशन उसमें फैल रहा है, कौन से उसमें क्या है, वो मतलब जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, सिर्फ साइंटिफिक जो टर्म्स हैं वो देखेगा। लेकिन वहीं पर जो इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला है वो क्या देखेगा कि वहाँ का उसका कल्चर क्या है, मतलब कहाँ से ये कूड़ा आ रहा है, कौन डाल रहा है ना, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है ना, उसका पूरा सब देखेगा। अगर वो कूड़ा डाल रहा है तो इस पे सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आसपास के जो लोग रह रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज वाला है वो ये देखेगा, है ना, ये सब देखेगा। तो ये दोनों में अंतर है, साइंस वाला साइंस को देखेगा, स्टडीज वाला सबको देखेगा, इंक्लूडिंग साइंस को भी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। ये वाला लॉन्ग में भी आ सकता है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट है ना उसका आप ब्रीफली डिफाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला कंपोनेंट क्या होता है, लिथोस्फेयर। तो देखिए, लिथोस्फेयर दो वर्ड से मिलकर बना है। लिथोस मतलब होता है रॉक यानी चट्टान, और स्फेयर मतलब आसपास की चीजें। तो देखिए, जो अर्थ के ऊपर जो पहली जो लेयर होती है ना, जो अर्थ की जो सरफेस होती है, जो भी मतलब उसमें पत्थर आ जाते हैं, माउंटेन्स आ जाते हैं, यहाँ तक कि जो सी बेड होता है ना, जो पानी होता है, उसका जो सी बेड होता है, मतलब पानी के अंदर की चीजें नहीं, पानी की जो सरफेस होती है ना वो, तो ये सब किस में आ जाता है, लिथोस्फेयर में आ जाता है। जैसे कि आप नीचे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये देखिए चट्टाने आपको दिख रही है, ये आगे का नीला नीला सी बेड दिख रहा है। तो ये जो पूरा है ना, इसको हम कंक्लूड करते हैं लिथोस्फेयर में। अगला होता है हाइड्रोस्फेयर। तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्फेयर का मतलब आसपास की चीजें। तो वाटर के आसपास की चीजें ही हाइड्रोस्फेयर कहलाती हैं। अब इसमें सब चीजें आ जाती हैं, आपका ग्लेशियर आ जाएगा, आपकी ना सारे ओशियंस, रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स सब इसके अंदर आ जाएंगी, है ना। तो ये सब क्या है, हाइड्रोस्फेयर में आता है। तो देखिए, मैं आपको ये पूरा पूरा पैराग्राफ भी दिखा रहा हूँ। मैं तो आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको डीपली आपको ना वहाँ पे पेपर में लिख कर आना है बड़ा बड़ा, ठीक है। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। मैं तो आपको बस मेन आइडिया दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगला होता है एटमोस्फेयर। तो एटमोस का मतलब होता है वेपर और स्फेयर का मतलब आसपास की चीजें। तो अब देखिए, एटमोस्फेयर में क्या आ जाती है, जितनी भी हमारी गैसेज होती है ना वो सारी आ जाती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, तो जितनी भी गैसेज होती है ना हमारे एटमोस्फेयर में आ जाती हैं। तो इसको क्या बोलते थे कि एटमोस्फेयर क्या होता है, एक टाइप का एनवेलप होता है ना, इसने क्या कर रखा है, हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर रखा है ना, पूरे मतलब एटमोस्फेयर ने हमारी अर्थ को कवर कर रखा है ना एनवेलप की तरह। तो इसी को हम बोलते हैं एटमोस्फेयर। तो देखिए, एटमोस्फेयर के भी कई सारे वो होते हैं कंपोनेंट्स, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, इनकी जो लेयर्स होती है ना उनको, ठीक है। अगला होता है बायोस्फेयर। तो देखिए, टोटल होते हैं चार कंपोनेंट, हमने क्या पढ़ा, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर और आखिरी है बायोस्फेयर। तो बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन,
और स्फीयर का मतलब आसपास की चीजें। तो मतलब देखिए जो जहाँ पे हम रहते हैं ना, लिविंग बीइंग रहते हैं, तो ये सब मिलकर क्या बायोस्फीयर बनाते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो ये क्या मिलकर बनाती हैं, बायोस्फीयर बनाती हैं। तो जहाँ पे क्या है लाइफ रह सकती है। जैसे हमें क्या चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, जमीन चाहिए और हवा चाहिए। तो जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो क्या है, एक जो लाइफ होती है, एक जीवन होता है, उसको बनता है। तो इसी को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। और ये आप इमेज भी देख सकते हैं, अगर आप पेपर में चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। तो इसमें देखिए सारे कंपोनेंट बता दिए हैं। देखिए हाइड्रोस्फीयर बता दिया, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर कहाँ तक का है, लिथोस्फीयर बता दिया है। तो ये सब आप बना सकते हैं पेपर में डायग्राम, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इससे आपको अच्छे नंबर ही मिल सकते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड राइट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये वर्ड आया कहाँ से। तो देखिए यूनाइटेड नेशन ने एक वर्ल्ड कमीशन को स्टैब्लिश करा था। क्यों करा था, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को बचाना चाहते थे। तो उन्होंने एक कमीशन बनाया, उसके एक हेड बना दिए गए नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को। उनका नाम था जियो हरलेम ब्रूटरलैंड। तो उनके नाम पे एक कमीशन बनाया गया, ब्रूटरलैंड कमीशन। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, आवर कॉमन फ्यूचर, ये नाम की एक रिपोर्ट दी थी 1987 में। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर लिखा हुआ था। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप डिफाइन करते हुए लिख सकते हैं, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है ना, उनको हमें कुछ इस प्रकार यूज करना चाहिए कि जो आने वाली जनरेशन है ना, उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पेट्रोल है, अगर हम पेट्रोल का ज्यादा यूज करेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन है ना, उनको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो यूज नहीं कर पाएंगे पेट्रोल का। तो हमें पेट्रोल का कुछ इस प्रकार यूज करना है कि आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका यूज कर सके, है ना। इसलिए हमें थोड़ा सेफ्टी से बचा बचा के, मतलब जो ज्यादा वेस्ट नहीं करना है रिसोर्सेज का, है ना, आने वाली जनरेशन का भी हमें ख्याल रखना है। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अपना ऐसा डेवलपमेंट करो कि आने वाली जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। और इसके टोटल 17 गोल्स होते हैं। देखिए आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये पूरे आपके 17 गोल्स लिखे हुए हैं और ये आपकी बुक में भी दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स इन एन इकोसिस्टम। तो देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ फूड चेन। तो देखिए जो पिरामिड होता है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड एक टाइप का ऐसा ग्राफ होता है ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी कैसा होता है दिखने में। तो एक टाइप का ऐसा पिरामिड कह लो, इसमें क्या लेयर्स बनी रहती है ना, ट्रॉपिक लेवल बोलता है उनको। तो उनमें क्या रिलेशन बताता है कि जो फूड चेन है ना, उसका क्या रिलेशन है वो बताता है। तो इसी को हम अगर फूड चेन को अगर हम वैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, मतलब पिरामिड के रूप में, तो उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। और इकोलॉजिकल पिरामिड के 3 टाइप होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये 3 टाइप के हमारे पिरामिड होते हैं। देखिए पहला जो आप पिरामिड देख रहे हैं, ये कौन सा पिरामिड है, नंबर वाला है, पिरामिड ऑफ नंबर। अब देखिए इसको आप कैसे पता लगाएंगे, देखिए जो नीचे सबसे देखिए जो घास है, इसमें देखिए घास का नंबर सबसे ज्यादा होता है, इसमें आपको नंबर देखना है। अब देखिए घास क्या है, सबसे ज्यादा होती है। अब इसको जो खाने वाले हैं, जो घास को कौन खाता है, ये घास होपर, चूहा, रैबिट। अब इनकी संख्या कम है ना, ग्रास से कम है। लेकिन अब देखिए उसके ऊपर क्या है, फिर उसके ऊपर सांप आ जाता है, तो इनकी संख्या कम हो गई। फिर सांप के ऊपर एक उल्लू आ गया, तो उसकी संख्या कम हो गई। तो आप देख सकते हैं ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, तो संख्या क्या कम होती जा रही है। इसी को हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। अब हमारा अगला पिरामिड है, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो देखिए ये सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है। पहला वाला क्या था, सीधा था, लेकिन बायोमास में हम सीधा भी बना सकते हैं, उल्टा भी बना सकते हैं। देखिए सीधा कब बनेगा, ग्रास लैंड में बनेगा। अगर हम ग्रास लैंड का इकोसिस्टम दिखाएं तो उसमें ये अपराइट बनेगा, यानी सीधा। और अगर हम पॉन्ड्स का इकोसिस्टम दिखाएं, किसी रिवर का इकोसिस्टम दिखाएं, तो ये इन्वर्टेड बनेगा, है ना, मतलब उल्टा बनेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आ जाता है, एक ट्री आ जाता है, क्योंकि इसका क्या है, अब इसका आप बायोमास देखेंगे तो कम है। इससे ज्यादा क्या पक्षी है, पक्षियों को अगर आप इकट्ठा कर देते हैं सबको, तो उनका बायोमास ज्यादा हो जाएगा। ऐसे अगर आप कीड़ों को, जो कीड़े मकोड़े, उनको सबको इकट्ठा कर देते हैं, उनका बायोमास बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसी तो पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स तो कितनी संख्या में होते हैं, उनको सब इकट्ठा कर देंगे तो उनका बायोमास ज्यादा हो जाएगा। तो ये बायोमास के ऊपर बनते हैं। अगला हमारा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। मतलब इसमें बताया जाता है कि एनर्जी का एक लेवल से दूसरे लेवल तक कितना फ्लो हो रहा है। तो देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक लेवल से दूसरे लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है, ये याद रखना 10%। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, पहले लेवल में क्या आते हैं, प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट्स वगैरह हो गए, है ना, पौधे ग्रास हो गए। तो मान लीजिए उन्होंने सन से क्या ली, 10,000 कैलोरीज ली। अब उसको किसने, खरगोश ने खा लिया, तो खरगोश को कितनी एनर्जी मिली, 1,000 कैलोरीज मिली। तो देखिए 10% ही मिला, 10,000 का 10% मिला। अब उसको देखिए फिर उसने, खरगोश को किसने खा लिया, बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली को कितनी मिली, 100 कैलोरीज। बिल्ली को कुत्ते ने खा लिया, कुत्ते को कितनी मिली, 10 कैलोरीज मिली। तो देखिए एक एक करके एक एक जीरो हटते जा रहा है ना, ऐसी क्या ऊपर का 10% चलता रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक एक लेवल से दूसरे लेवल तक। तो इसी को हम बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम विद प्रॉपर एग्जांपल। अब हमें बताना है फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, और हमें इनका एग्जांपल भी देना है। देखिए आप इसको डिफाइन करते हुए लिख सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स इन प्लांट थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग बीइंग ईटन इन रेफर टू और कॉल्ड द फूड चेन।
मतलब देखिए फूड चेन क्या होती है, एक टाइप का ऐसा साइकिल सा होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी प्लांट कोई भी एनर्जी लेता है, सन से अपना खाना बनाता है, तो उसको कोई और खाता है, फिर उसको कोई और खाता है, उसको फिर कोई और खाता है, तो ऑर्गेनिज्म की क्या एक सीरीज बनती रहती है ना, जो जिसको खा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं फूड चेन। उसमें हम फूड चेन में बताते हैं कि कौन किसको खा रहा है ना, उसमें बताते हैं कौन इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो ऐसे करके एक चेन बना देते हैं। तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं ना, प्लांट्स को हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, तो आप ऐसे करके एक डायग्राम बना सकते हैं। और देखिए फूड चेन दो टाइप की होती है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। तो देखिए जो ग्रेजिंग वाला होता है, इसमें क्या होता है, मतलब घास वगैरह उसको ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खा लिया, तो एक टाइप की ऐसी चेन बन गई। लेकिन देखिए डेट्रियस में क्या होता है, आप इसको नाम से समझिए, डेट का मतलब होता है डेड प्लांट, तो मतलब कोई भी जानवर मर जाता है उसको कौन खाता है, उसको मतलब देखिए जो भी जानवर मर जाता है उसको खाता है कोई भी, मतलब वल्चर खाता है ना, गिद्ध खाता है। तो ऐसे जो स्कैवेंजर्स होते हैं ना, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो इसमें आ जाते हैं, डेट्री, जो मरे हुए जानवर पे मतलब अपने जीवन को व्यापन करते हैं। और ये आप इमेज में भी देख सकते हैं, प्लांट है, ग्रास हॉपर ने खाया, फिर इसको बर्ड ने खाया, बर्ड को स्नेक ने खाया, स्नेक को आउल ने खा लिया, तो ये एक टाइप की ऐसी चेन बन गई। आप एग्जांपल के थ्रू भी बना सकते हैं। अब देखिए अपने एग्जाम में सिर्फ नाम लिखना है, ये नहीं कि आप डायग्राम बनाने लग गए, आप नाम भी लिख सकते हैं एरो बनाकर। अब देखिए फूड वेब क्या होता है, फूड वेब में क्या होता है, फूड चेन ही आती है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। मतलब देखिए फूड चेन में क्या, एक फूड चेन बनाते हैं कि इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, एक फूड चेन बता दी, लेकिन फूड वेब में सारी चेनें मिल जाती हैं, सब सारी चेनें मिल जाती है ना, पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं फूड वेब। तो इसको आप इमेज के थ्रू समझिए, देखिए जैसे कि प्लांट है, प्लांट को बकरी ने भी खाया, उसको खरगोश ने भी खाया, उसको चूहे ने भी खाया, अब चूहे को उल्लू ने खाया, उसको बिल्ली ने खाया, सांप ने भी खा लिया चूहे को। अब देखिए जैसे कि फिर क्या, खरगोश को बिल्ली ने भी खाया, फिर खरगोश को जैकल ने भी खाया, बिल्ली को लॉयन ने खाया, गॉट को शेर ने खाया। तो देखिए मतलब इसमें क्या पूरा एक वेब चल रहा है, उसमें चेन में तो एक ही चेन चलती है, लेकिन फूड वेब में सब चीजें आ जाती हैं कि इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, इसको ये भी खा सकता है, पूरा एक नेटवर्क बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं फूड वेब। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। तो देखिए द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर द फूड प्रिपेयर्ड बाय अ प्लांट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो देखिए जो भी प्लांट है ना, जो अपना खाना बना रहा है सनलाइट से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना, जो भी अपना खाना बना रहा है, तो वो कितना ऑर्गेनिक मैटर को बना रहा है, कितना अमाउंट में बना रहा है, जो खाना बनाएगा वो ऑर्गेनिक मैटर ही तो होता है, तो जितना वो बनाएगा उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो देखिए अगर हम इस प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं किसी भी टाइम की यूनिट में, सेकंड में, आवर में, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, द रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसके भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी। तो आपको बस ये दो टाइप पढ़ने हैं, एक तो ग्रोस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी। तो देखिए ग्रोस प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जब भी कोई प्रोड्यूसर होता है, यानी प्रोड्यूसर कौन होता है, प्लांट। प्लांट जब भी अपना जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनाता है, तो कितने अमाउंट में वो कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, उसी को हम बोलते हैं ग्रोस प्रोडक्टिविटी। और नेट प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर है, यानी जो प्लांट है, जो वो ऑर्गेनिक मैटर अपना बना रहा है, तो कितना वो खर्च कर दे रहा है, जैसे रिस्पिरेशन हो गया, कोई भी जो वो मूवमेंट वगैरह करते हैं ना, उसको हटा दे, फिर जितना बचा उसी को हम बोलते हैं नेट प्रोडक्टिविटी। अगर समझ नहीं आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। देखिए जब भी मान लीजिए आपने कोई भी खाना बनाया, तो आपने कितना खाना बनाया, वो है आपका ग्रोस प्रोडक्टिविटी। अब आपने खाना बनाया और उसमें से आधा खाना खा लिया और आधा खाना आपने स्टोर कर दिया, बचा दिया, तो वो जो बचाया आपने खाना, वो क्या हो गया, आपका नेट नेट प्रोडक्टिविटी। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो देखिए टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड, है ना, लैंड का जब भी आपके सुनाई दे ना टेरेस्ट्रियल, इसका मतलब होता है लैंड से रिलेटेड बात हो रही है, लैंड मतलब जमीन से रिलेटेड बात हो रही है। तो ऐसा इकोसिस्टम जो जमीन पर होता है, जैसे कि डेजर्ट का इकोसिस्टम हो गया, है ना, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो गया, तो मतलब जिसमें जितने भी लैंड के जो इकोसिस्टम आते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, टुंड्रा इकोसिस्टम हो गया, ग्रास लैंड हो गया, और डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। और अब ये जो मैंने आपको जितनी बताया, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो इकोसिस्टम है ना, इनको आप अच्छे से, आपको पूछा जा सकता है और इनको एक्सप्लेन करने को भी आ सकता है, तो ये सब पढ़ के जाइएगा कि डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है, टुंड्रा इकोसिस्टम क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है। अगला है हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक मतलब होता है वाटर से रिलेटेड इकोसिस्टम। तो वाट इसमें सारे जितने भी ओशन हो गए, पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, इसके अंदर जितने भी इकोसिस्टम है वो सब आ जाएगा। तो देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या क्या आएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, स्ट्रीम एंड रिवर के इकोसिस्टम्स, और एस्टुअरीज इकोसिस्टम। एस्टुअरीज मतलब होता है जो खारा पानी होता है ना, वहां पे जो इकोसिस्टम होता है वो, और ओशियन का इकोसिस्टम। तो ये सब किस में आ जाएगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैंटिक और लोटिक इकोसिस्टम में क्या अंतर होता है। तो देखिए जो लैंटिक इकोसिस्टम होता है, ये मेनली जो ऐसा पानी होता है जो स्थिर होता है, मतलब ज्यादा हिलता नहीं है, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, तो इनके अंदर जो इकोसिस्टम होता है ये वो लैंटिक इकोसिस्टम में आता है। अब देखिए जो लोटिक इकोसिस्टम होता है, जो पानी रनिंग होता है, जैसे कि रिवर का पानी हमेशा क्या है, बहता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है रिवर का पानी, तो ऐसे इकोसिस्टम को हम बोलते हैं लोटिक इकोसिस्टम। और देखिए जितनी भी ग्लोरी है ना, ये सारी आपको पढ़ के जानी है, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी कहा था और इस वाली में भी कह रहा हूँ, जितनी भी चैप्टर्स है ना, इनके जो पीछे ग्लोरी दी गई है आखिरी में, ये सब पढ़ के जाइएगा तो आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ग्लोरी पढ़ के चले जाए तो आप अच्छे से पास हो सकते हैं।
अगला है हमारा क्वेश्चन कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि सॉइल हो गया, स्टोन हो गया, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फॉसिल फ्यूल हो गए, सनलाइट, एयर, वाटर। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब हमें नेचर से मिलती हैं। तो ये ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारे टाइप होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, आयरन, फॉरेस्ट। तो ये सारे आपको टाइप लिख देने हैं और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। अगला हमारा क्वेश्चन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या अंतर होता है। तो देखिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये क्या है, इनफिनाइट होते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते। ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सनलाइट, सनलाइट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये जो ऐसा रिसोर्सेज हमारा जो ये अनलिमिटेड है, इनफिनाइट है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये लिमिटेड है, ये कुछ सालों बाद खत्म हो जाएंगे। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये सस्टेनेबल होते हैं, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, हम इनको कभी भी यूज कर सकते हैं, कितना भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं ये एग्जॉस्टेबल होते हैं, मतलब अगर एक बार हमने यूज करा तो खत्म, बाय बाय टाटा गया। अगर आपने पेट्रोलियम एक बार यूज कर दिया तो दोबारा वो पेट्रोलियम नहीं आएगा। लेकिन क्या है, आपने सनलाइट यूज करी वो तो हमेशा रहेगी, वो तो कभी खत्म नहीं होगी, है ना। अगर आपने जैसे हवा होगी, विंड का यूज करा तो हवा तो कभी खत्म नहीं होगी। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होते उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल, और जो खत्म हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। और देखिए जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफी लो होती है, और जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं इनकी कॉस्ट काफी हाई होती है, जैसे कि पेट्रोलियम कितना महंगा है ना, पेट्रोल। अगला हमारा क्वेश्चन है सॉइल डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन में क्या अंतर है। तो देखिए जरा, तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, जब जो भी लैंड है ना उसकी कोई भी फर्टिलिटी, उसके अंदर के जितने भी मिनरल्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन। मतलब ऐसा लैंड जहाँ पे फिर दोबारा खेती नहीं की जा सकती, इसका मतलब है वो लैंड खराब हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, तो उसी को हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो ये कैसे हो सकता है, मान लीजिए वहां पे बाढ़ आ जाए जमीन पर, या फिर ओवर ग्रेजिंग हो जाए, है ना, जो पशु वगैरह है घास वगैरह खाते हैं, तो इससे क्या होता है जमीन में जब सारी घास खा लेंगे तो उसकी सारे न्यूट्रिशन चले जाते हैं, तो इससे बोलते हैं हम डेजर्टिफिक वो डिग्रेडेशन। या फिर जो ह्यूमन यानी जो हम होते हैं ना, हम क्या करते हैं लैंड पर कूड़ा फेंक देते हैं, आपने जो भी खाली प्लॉट देखा है उस पर कूड़ा फेंक देते हैं, तो वो जो लैंड होता है वो डिग्रेड हो जाता है, मतलब वहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते, है ना, वहाँ पे सारी वो लैंड खराब हो जाता है, वहाँ पे कोई भी पौधा वगैरह कोई भी मतलब न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं लैंड के, तो वो डिग्रेड हो जाता है लैंड। अब देखिए डेजर्टिफिकेशन में क्या होता है, कोई भी जमीन है उस पर कई सालों तक बारिश नहीं हुई है, मतलब बंजर हो जाती है ना जमीन, वहाँ पे फिर सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, कोई भी आप खेती वगैरह नहीं कर सकते, प्लांट नहीं उग सकते वहां पर। आपने देखा होगा ऐसी जमीन होती है जहाँ पे दरारें पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसी जमीन जो हो जाती है ना, सूखा पड़ जाता है जहाँ पर, तो उसी को हम बोलते हैं डिग्रेड वो डेजर्टिफिकेशन, मतलब जो लैंड है उसका डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट में बदल जाना, मतलब जैसे आपने देखा ना डेजर्ट, डेजर्ट की जो रेत होती है कैसी होती है, मतलब ऐसा चूरा चूरा सा हो जाना वहाँ पे, मतलब कोई भी वहां पे फर्टिलिटी ही नहीं होती लैंड पर, मतलब कुछ भी नहीं होता, वहां सूखा पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है यही सेम वाटर साइकिल भी होता है, तो ये सेम होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। तो इसको एक्सप्लेन करने की जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। तो देखिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, जो वाटर होता है ना, जो वाटर की फॉर्म बदलती रहती है, वाटर तो कभी खत्म नहीं हो सकता, जब भी अगर वाटर को जलाएंगे तो वो भाप बन जाएगा, भाप बन के एटमोस्फेयर में होगा, फिर वो कंडेंस होगा, मतलब ठंडा पड़ेगा, ठंडा पड़ के वो वापस से वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो बस वाटर खत्म नहीं हो रहा है, बस वाटर की स्टेट चेंज हो रही है, कभी गैस बन रहा है, कभी लिक्विड बन रहा है, कभी सॉलिड बन रहा है ना, बर्फ बन जाता है। जैसे ये स्टेट बदल रही है, जैसे ये साइकिल चलती रहती है ना, हवा हवा में जाना, फिर से लिक्विड में आना, लिक्विड से फिर बर्फ बन जाना, बर्फ से पिघल के फिर लिक्विड बदलना, तो ये जो साइकिल चलती रहती है इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, और इसी को हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। तो वाटर साइकिल में भी तो यही होता है ना, जैसे ही धूप पड़ती है वो सूखता है ना, गैस बनती है, हवा ऊपर जाती है वाटर वेपर, फिर कंडेंस होती है, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वो जमता है, फिर पिघलता है। वाटर साइकिल में भी ये प्रोसेस चलती रहती है, तो वाटर खत्म नहीं होता, बस उसकी स्टेट बदलती रहती है। अब देखिए वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो 97.5% जो वाटर है वो ओशियन वाटर है, मतलब समुद्री खारा पानी है, और 2.5% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। लेकिन देखिए जो फ्रेश वाटर है ना वो भी जो जो ग्लेशियर हो गए, आइस हो गई, मतलब जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है, 1.97% हमारा वाटर बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और 0.03% जो वाटर है वो पॉन्ड्स में, लेक में और रिवर में है, और 0.5% जो वाटर है वो एटमोस्फेरिक वाटर है, मतलब जो हवा में है ना, ये जो लिक्विड जो वो होते हैं, वेपर्स होती हैं, ये 0.5% है। तो ऐसे हमारा जो वाटर है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, गिव 3 एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो देखिए फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो ऐसा फ्यूल होता है जो प्लांट जब मर जाते हैं लाखों करोड़ों साल पहले, जब डायनासोर के एज में जो प्लांट जल गए थे, जो दब गए थे जमीन के नीचे, तो वही क्या डिकम्पोज होके क्या है वो बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल। जब उनकी खुदाई करते हैं तो जब जमीन में से खोद के जो फ्यूल निकलता है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, तो ये सब क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल होते हैं। कि मतलब ये जो प्लांट होते हैं ना, जो पुराने टाइम के जो पेड़ होते हैं वो जब जमीन में दब गए होंगे तो उनके जो फॉसिल निकलते हैं उसी को हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, है ना। जो पेड़ पुराने टाइम में जल गए होंगे, दबे रह गए होंगे, तो अब जाके वो कैसे फॉर्म में निकल रहे हैं, कोल के रूप में निकल रहे हैं। जो कोयला होता है ना, पुराने टाइम में क्या थे, वो पेड़ थे,
तो ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ये अर्थ की जो क्रस्ट होती है ना उसके अंदर मिलते हैं, और जब भी हम खुदाई करते हैं तो ये जो फॉसिल फ्यूल निकलता है मोस्टली इसमें क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो पेट्रोल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, तो ये सब क्या हो गए, फॉसिल फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल हो गए। अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्कस ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब ये काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है। मतलब थोड़े से जो यूरेनियम होता है ना, थोड़े से यूरेनियम से आप काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस न्यूक्लियर एनर्जी से। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, मतलब आप इसको दोबारा नहीं बना सकते, अगर आपने एक बार यूज कर ली तो ये खत्म हो जाती है उसी के साथ, यूज करते के साथ ही। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी भी दो टाइप की होती है, एक तो न्यूक्लियर फिजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये दो टाइप से मिलकर बनी होती है न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको तो आप थोड़ा भी मत समझिए क्योंकि आपको अभी समझ नहीं आएगा। तो मैं आपको आपकी भाषा में आसानी से इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि फ्यूजन और फिजन क्या होता है। तो देखिए फिजन मतलब होता है दो एटम का मिलना, यानी फिजन होना। तो जब भी दो एटम मिलके आपस में मिलते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसी को हम बोलते हैं फिजन, न्यूक्लियर फिजन। और फ्यूजन होता है एक में से दो बनना, यानी जब भी कोई एटम है उसमें से दो टूटकर दो एटम बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जब एक एटम से टूटकर दो एटम बनते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये आप अंतर याद रखना फ्यूजन और फ्यूजन में। फ्यूजन मतलब दो एटम का मिलना, फ्यूजन मतलब एक एटम का दो एटम में टूटना। अब देखिए मेनली न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है, ये नाम याद रख लीजिएगा, यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो देखिए एडवांटेज क्या है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस को नहीं रिलीज करता, ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता, ये ऐसी एनर्जी होती है जो ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये मैं आपको आगे के क्वेश्चन में समझाऊंगा, अभी के लिए बस ये समझिए कि जो एनर्जी है ना ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब ये अच्छे से इसको हमें पूरी इसकी नॉलेज हो चुकी है कि हमें कैसे एनर्जी बनानी है, तो इसका पूरा भी टेक्नोलॉजी पता है। देखिए ये बोल रहा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ना आप उसकी छोटी सी अमाउंट भी लेते हैं तो ये हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर आप 1 ग्राम भी यूरेनियम लेते हैं तो उससे आप इतने घरों को रोशन कर सकते हैं कि मतलब बहुत सारे घरों रोशन हो सकते हैं, मतलब एक यूरेनियम से। और देखिए जो इसका जो कॉस्ट आता है वो भी काफी लो होता है इसको ऑपरेट करने का। अब देखिए एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो देखिए जो इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, मतलब ये जो आपने सुना होगा न्यूक्लियर प्लांट बनाए जाते हैं तो ये करोड़ों के होते हैं न्यूक्लियर प्लांट। तो देखिए इनका जो सोर्स होता है ना पावर का, तो ये सेंट्रलाइज्ड होता है, तो इसको बनाने के लिए एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, मतलब काफी ज्यादा एक तो जमीन चाहिए, फिर बड़ी बड़ी मतलब इसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बनाने के लिए। आपने देखा होगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बड़ा होता है ये, और इसमें लाखों खर्चा भी होता है। और इसके अंदर रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, इसको मैं आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा कि इसमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। अगर एक बार इसमें विस्फोट हो गया यानी ये यूरेनियम फैल गया तो इससे रेडियो एक्टिव क्या एनर्जी निकलती है जो आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होती है, तो काफी रिस्की भरा होता है ये। और इसको क्या चाहिए, लार्ज कंस्ट्रक्शन पीरियड चाहिए होता है, मतलब बनने में काफी टाइम लग जाता है। और देखिए जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है ये फाइनाइट होता है, मतलब लिमिटेड होता है। जो यूरेनियम आप यूज करते हैं ना, अगर एक बार आपने यूरेनियम यूज कर लिया फिर तो वो खत्म हो गया है ना, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, तो फिर एक बार आपने खत्म कर दिया तो फिर दोबारा नहीं बना सकते। और अगर आपने सारा यूरेनियम खर्च कर दिया तो 30 से 60 साल के अंदर सारा यूरेनियम खर्च हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, गिव एग्जांपल। तो देखिए एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, सन यानी सूरज। सूरज से ये सारी एनर्जी आती है क्योंकि एनर्जी क्या है, कांस्टेंट होती है, एनर्जी ना तो बनती है ना ही तो खत्म होती है। तो सारी एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है। सन से ही फिर जो प्लांट है वो एनर्जी को लेते हैं, फिर आगे उस एनर्जी को तो उसकी क्या है फॉर्म बदलती रहती है आगे जाकर। तो सारी जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो सन है। देखिए एनर्जी कई टाइप की होती है, जियोथर्मल एनर्जी होता है, कोल एनर्जी होती है, विंड एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, बायोमास, पेट्रोल, न्यूक्लियर, इतनी सारी एनर्जी होती है। तो देखिए सारी एनर्जी का मेन सोर्स तो सन ही है, मतलब जितनी भी आपने एनर्जी पढ़ी है ना ये सारी एनर्जी किससे बनी है, सोलर वो सन से ही बनी है। तो सन क्या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बस इनकी जो फॉर्म है ना ये ट्रांसफर होती रहती है एक से दूसरी जगह। अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉज ऑफ न्यूक्लियर हैजर्ड्स, व्हाट इज इट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देखिए हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, अब इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है वो हम देखेंगे। तो देखिए इसको मैं आपको एक केस स्टडी से समझाऊंगा, चेरनोबिल डिजास्टर। तो ये कहाँ हुआ था, ये यूक्रेन में हुआ था अप्रैल में 1986 को। यूएसएसआर का ये पार्ट था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था। ये चेरनोबिल में क्या था, ये न्यूक्लियर प्लांट था और इसमें क्या हो गया था, विस्फोट हो गया था। तो देखिए इस एक्सप्लोजन से 3,35,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो देखिए इतना खतरनाक होता है, इसमें इतना ज्यादा रिस्क होता है कि एक बार एक ही विस्फोट में 3 लाख लोगों की जान चली गई। और देखिए जो 19 मील्स तक ये एरिया कवर करके रखा था इसने, मतलब जो 19 मील के अंदर तक कोई भी जिंदा नहीं बचा। और देखिए जो ये जो 19 मील का जोन था इसको हम बोल दिया था एक्सक्लूजन जोन।
और देखिए जो एक्सप्लोजन हुआ था इसका असर आने वाले 20,000 साल तक रहेगा। 20,000 साल तक मतलब आज भी उस जगह पर कोई भी मतलब इंडस्ट्री या कोई भी सिटी अब तक डेवलप नहीं हो पाई है। वो सारा इलाका बंजर हो गया, वहां की सारी जो जमीन है वो बेकार हो गई, सारे पेड़ जो पौधे सब खराब हो गए। तो मतलब इतना खतरनाक होता है न्यूक्लियर प्लांट। तो क्योंकि जैसे ही विस्फोट हुआ पूरे इलाके में रेडिएशन फैल गया, तो वहां पे कोई भी अब जीवित नहीं रहा। और जो भी एक दो लोग बचे हैं ना, जो भी बचे वहां पे, तो वो भी क्या है, उनके अंदर भी जो रेडियो एक्टिव जो भी एलिमेंट है वो घुस चुके हैं। तो इसके उनको काफी ज्यादा तकलीफ होती है, और उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी जो जनरेशन है, उनको भी काफी ज्यादा तकलीफ होगी। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे इसका क्या असर हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉइल पॉल्यूशन, डिस्क्राइब देयर कॉज, इफेक्ट एंड रेमेडीज। तो देखिए आप सॉइल पॉल्यूशन को डिस्क्राइब करते हुए लिख सकते हैं, एन अनडिजायरेबल चेंज इन द नेचर, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द सॉइल। तो देखिए सॉइल का जो भी कंपोनेंट है ना, जो भी रेत है जमीन के अंदर, जो भी रेत है ना सॉइल, अगर उसका जो भी केमिकल, फिजिकल, नेचुरल और जो भी बायोलॉजिकल उसमें चेंजेस आते हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। तो देखिए ये नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन के द्वारा भी हो सकता है। नेचुरल भी हो सकता है, मतलब बाढ़ वगैरह आ गई, हवा की वजह से भी हो सकता है, और बिजली वगैरह गिर जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, हमारी वजह से भी हो सकता है। अगर हमने कूड़ा कचरा फेंक दिया तो सॉइल पॉल्यूशन हो सकता है ना। और हमने कोई भी अगर फर्टिलाइजेशन छोड़ दिया, पेस्टिसाइड छोड़ दिए, तो उसकी वजह से भी जमीन खराब हो सकती है। अगर न्यूक्लियर प्लांट लगाते हैं तो भी जो रेडिएशन निकलेगा उसकी वजह से जमीन खराब हो सकती है। हम माइनिंग वगैरह करते हैं, उससे भी क्या है, जो जमीन है वो खराब हो जाती है। तो उसी को हम बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन। तो देखिए जो हम अपने जानवरों को पालते हैं ना, जो वो घास वगैरह खाते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। वो सारी घास वगैरह खा लेते हैं, जमीन क्या है, बंजर हो जाती है, तो सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। और अगर एग्रीकल्चर हम खेती वगैरह करते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजेशन डालते हैं, तो खराब हो सकता है। अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो खराब हो सकता है। और इम्पैक्ट देखिए सॉइल पोल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट होता है। जो सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देता है। सॉइल मतलब किसी काम का नहीं रहती, यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग सकते, कोई भी माइक्रोब्स वगैरह सब खत्म हो जाती है। फिर सॉइल किसी काम की नहीं रहती है, वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। फिर वहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं उग सकता, कोई भी ऑर्गेनिज्म रह नहीं सकता वहाँ पर। अब देखिए अगर सॉइल फर्टिलिटी लूज कर देता है तो वहां पर भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा तो फिर सॉइल की जो भी फर्टिलिटी है वो कभी भी वापस नहीं आ पाती, क्योंकि सॉइल को फर्टाइल करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और देखिए अगर सॉइल अगर फर्टिलिटी खो देता है तो सॉइल की वजह से जो फ्लोरा है और फ्यूना है, फ्लोरा का मतलब होता है जितने भी पेड़ पौधे हो गए, और फ्यूना का मतलब जितने भी एनिमल है, तो उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होगा। क्योंकि अगर देखिए सॉइल खराब हो गई, प्लांट वगैरह ही नहीं उगेंगे, तो आगे के जो जानवर है उनको खाना नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे उनपे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उन जानवर की भी डेथ हो सकती है। और ये रहे कुछ कंट्रोल और मेजर जो आप सॉइल को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। अब वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है ओजोन लेयर डिप्लीशन। जो ओजोन लेयर है ना वो डिप्लीशन क्यों हो रही है उसको डिटेल में बताना है। तो देखिए ओजोन लेयर कहाँ होती है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। स्ट्रेटोस्फेयर की जो सबसे पहली लेयर होती है वहां पर ओजोन लेयर होती है। तो इसमें छेद क्यों हो जाता है, मतलब ये डिप्लीशन क्यों हो रहा है, सीएफसीज की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। जो हमारे रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह होते हैं ना, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, उसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीशन में हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है, मतलब खत्म हो रही है। मतलब ये जो लेयर होती है ना ये पतली होने लग जाती है। पतली होती है फिर क्या होता है, जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है ना वो किरणें जमीन तक आ जाती हैं, जो उसकी वजह से हमें क्या स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, हम अंधे हो सकते हैं, और भी कई सारी हमें बीमारियां हो सकती है। तो ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, देखिए क्या हो रहा है, सन अपनी किरणें फेंक रहा है। अब ये देखिए ये क्या लेयर, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर गई और ये अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर है क्या करता है, ये सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये ट्रैप क्यों कर लेता है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो गर्मी होती है ना सन की, उसको ट्रैप कर लेती है अपने अंदर। इसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म होने लगता है। इसकी वजह से जो अर्थ है ना उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये यही होता है कि जब भी जो रेडिएशन आती है ना सन की तरफ से, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से क्या है, अर्थ गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये दोनों एक ही चीज होती है, बट अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स। पहला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब मान लीजिए आप किसी फॉरेस्ट में गए, वहां पे शेर है, चीता है, खरगोश है, कितने टाइप के प्लांट हैं, तो कितने काइंड के, कितने टाइप के जितने भी एनिमल है, फ्लोरा फ्यूना है, जितने टाइप के भी आपको मिल रहे हैं, तो ये टाइप को ही हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी का मतलब कितने टाइप के वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसी को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। अगला है हमारा इकोसिस्टम। तो देखिए इकोसिस्टम में क्या होता है, जो अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में मिलकर एक लाइफ साइकिल बनाते हैं। तो ऐसे देखिए जैसे अबायोटिक में क्या आ गया, जितने भी जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं जैसे कि सनलाइट, वाटर, एयर,
और बायोटिक में क्या आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, सारे प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये सब मिलकर जब एक लाइफ को एक बबल बनाते हैं ना, बबल ऑफ लाइफ बनाते हैं, जब भी ये सारे आपस में अच्छे से कंबाइन करके रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में कई सारे प्रोसेसेस भी चलते रहते हैं इनके बीच में, है ना। तो ये जो जितनी भी प्रोसेसेस चलते रहते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर चलता रहता है, जितनी भी चीजें सब चलती रहती हैं, ये सब इकोसिस्टम में ही चलती हैं। अगला है बायोमैग्निफिकेशन। तो देखिए बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी कीड़ा है, जैसे ग्रास होपर है, ग्रास होपर को मेंढक ने खाया, तो मान लीजिए ग्रास होपर के अंदर जितने भी पेस्टिसाइड्स थे, बैक्टीरिया थे, जितने भी जर्म्स वगैरह थे, वो सारे किस में चले गए, अब फ्रॉग में चले गए। अब फ्रॉग के अंदर भी पहले से पेस्टिसाइड्स थे, वो भी जर्म्स वगैरह थे, वो सारे क्या ऐड हो गए। फिर उसको किसने खाया, सांप ने खाया, तो सांप के अंदर क्या चले गया, ग्रास होपर और फ्रॉग दोनों का पेस्टिसाइड चला गया। अब सांप को किसने खाया, उल्लू ने, उल्लू के अंदर क्या है, सांप का, फ्रॉग का और ग्रास होपर का पेस्टिसाइड्स आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, की पेस्टिसाइड्स जितने भी जर्म्स वगैरह हो गए, ऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए, एक से दूसरे में जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अगला है जियोथर्मल एनर्जी। तो देखिए जियोथर्मल एनर्जी एक टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जो अर्थ की जो कोर होती है ना, वहां से आती है। मतलब आपने देखा होगा, आपने गर्म पानी के वो देखे होंगे कुएं, आपने देखा होगा जो भी लेक है, पौंड है, गर्म पानी के, उस गर्म पानी निकलता है, कैसे निकलता है, जमीन से जब लावा ऊपर आता है ना, तो गर्म भापें जब निकलती हैं तो पानी में से निकलती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। गरम गरम जब नीचे से लावा निकलता है और वो गैसेज निकलती है ना, तो वहीं से वो एनर्जी निकलती है, अर्थ की कोर से निकलती है एनर्जी। अगला है वाटर साइकिल। तो ये डायग्राम देख लीजिए, आप पेपर में भी बना सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि सनलाइट पड़ती है, वाटर वेपर बनता है ना, वेपोराइजेशन होता है, फिर वो ऊपर जाते हैं, बादल बन जाते हैं, जब कंडेंसेशन होती है तो बादल बन जाते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बर्फ में बन जाती है, फिर वो रेन बन जाती है, बारिश होती है, फिर पहाड़ों में जब बर्फ बन जाती है फिर वो पिघलती है, फिर ऐसे नदी बनकर वापस से समुद्र में मिल जाती है। तो ऐसे करके वाटर साइकिल बनती रहती है। तो आपको क्या ये सब मेंशन करना होगा, ये नहीं लिखना होगा कि बस पानी भाप बन गया, ये हो गया, आपको पूरा फॉर्म वो लिखना पड़ेगा कि इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन कैसे बनता है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। और ये आप वाटर साइकिल की डेफिनेशन लिख सकते हैं, द वाटर साइकिल शो द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमोस्फेयर। अगला है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन साइकिल बताइए, नाइट्रोजन साइकिल बनाइए, एक ना एक साइकिल तो आपको आएगी। तो ये देख लीजिए ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है, द ऑक्सीजन साइकिल बीइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिलीज ऑक्सीजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर व्हिच ह्यूमन एंड एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन लाइकली बैक टू द प्लांट। तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस चलता रहता है ऑक्सीजन का। इमेज को भी देख लीजिए, इमेज से आप आसानी से समझ जाएंगे कैसे चलता रहता है ऑक्सीजन का साइकिल। तो देखिए प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, ऑक्सीजन को फिर ह्यूमन ने लिया, ह्यूमन ने फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, प्लांट ने फिर कार्बन डाइऑक्साइड ली, तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। अगली नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल में देखिए क्या होता है, बायोजियोकेमिकल प्रोसेस थ्रू विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू मैनी फॉर्म्स और पासिंग फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू द सॉइल टू ऑर्गेनिजम्स एंड बैक इनटू द एटमोस्फेयर। तो ऐसे करके ये भी प्रोसेस चलता रहता है। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं इमेज को, ये पूरा ये नाइट्रोजन साइकिल चल रही है। अगला है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, द नेचुरल प्रोसेस बाय विच द सेम लोकेलिटी बिकम सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्लांट। तो देखिए इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए डायग्राम में देखिए पहले एक बंजर जमीन थी, उस पर बारिश वगैरह हुई, बीज बीज पड़े, फिर उसमें से थोड़े से मतलब निकलने लगे, थोड़े से ना बीज उकरे, उसमें थोड़े थोड़े प्लांट निकले, छोटे छोटे प्लांट फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर पूरा एक जंगल बन गया। तो जैसे पहले बंजर जमीन थी, धीरे धीरे करके लाखों साल बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा जंगल बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब सेम लोकेलिटी में जो भी प्लांट है, जो भी कम्युनिटी है ना, एनिमल्स वगैरह की, प्लांट वगैरह की, जमीन पर कैसे कैसे डेवलप हुई है, उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखिए वाटर हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो उसको बचाने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाता है। तो जब भी बारिश वगैरह होती है उसके पानी को जब भी हम स्टोर कर लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये आप कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि कुंड हो गया, टंका हो गया और पोन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, ये कुछ वाटर हार्वेस्टिंग के टाइप्स हैं। अगला है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो देखिए बायोटिक मतलब ऐसे कंपोनेंट जिसमें लाइफ होती है, जीवन होता है, और अबायोटिक जिनमें जीवन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए बायोटिक में क्या आ जाएंगे, सारे एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, और अबायोटिक में क्या आ जाएंगे, सनलाइट, वाटर, लैंड, है ना, ये सब आ जाएगा। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में प्लांट्स आ जाते हैं, कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाते हैं, फिर डिकम्पोजिटर जो मरे हुए जो डेड प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल होते हैं उनको खाते हैं। अबायोटिक में क्या फैक्टर्स होते हैं, एक क्लाइमेटिक फैक्टर होता है, एडेफिक फैक्टर होता है। क्लाइमेटिक में क्या आ जाएगी, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, और एडेफिक में आ जाएगी सॉइल। तो ये आप याद करना।
अगला है हमारा चिपको मूवमेंट। तो देखिए चिपको मूवमेंट एक टाइप का नॉन वायलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट था। इसमें क्या हुआ था, जो गांव के लोग थे उन्होंने पेड़ काटने से लोगों को मना कर दिया था, उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया था, उनके साथ चिपक गए थे। इससे जब से इसको मूवमेंट का नाम पड़ गया चिपको मूवमेंट। तो उन्होंने 1970 में ये मूवमेंट स्टार्ट करा था, उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया था और गवर्नमेंट को बैकलॉगिंग कर दी थी, मतलब गवर्नमेंट को वापस जाने के लिए बोल दिया था। उन्होंने कहा था हम पेड़ काटने नहीं देंगे। तो लास्ट में मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन दे रहा हूँ। लास्ट में है एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स फॉर सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। तो देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार पेपर में पूछा जाता है कि कोई भी पॉल्यूशन आपको दे देंगे, बोलेंगे इसको कंट्रोल करने के मेजर्स बताइए। तो देखिए सॉइल के तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिए थे। तो आप देखिए वाटर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन को। अगर देखिए हमारे घर में जो भी केमिकल हम घर को साफ करने के लिए केमिकल यूज करते हैं, अगर हम उसका कम यूज करें तो हम वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। और देखिए जो भी वाटर है, अगर हम उसमें कोई भी दवाइयां वगैरह वो ना डाले तो वाटर पोल्यूट नहीं होगा। और अगर हम वाटर को डिस्पोज करें प्रॉपरली तो ऐसे भी हम वाटर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। और जो भी कूड़ा कचरा है वो भी आपको पानी में नहीं फेंकना चाहिए। अगला है एयर पोल्यूशन को आप कैसे कैसे रोक सकते हैं। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये तो वही है बचपन के क्वेश्चन आ रहे सारे, है ना। आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, सॉइल को कैसे पोल्यूशन को रोकना है, वाटर को कैसे रोकना है, एयर को कैसे रोकना है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। और आखिरी में है न्यूक्लियर को कैसे रोक सकते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, उनका जो हमें अच्छे से देखभाल रखनी चाहिए, उनका प्रॉपर वो लेना चाहिए, जांच करनी चाहिए। हर महीने 2 महीने में एक बार टेस्टिंग करनी चाहिए कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। और हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में, है ना। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए और डिस्पोजल, जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसका अच्छे से डिस्पोजल होना चाहिए। तो ऐसे करके हम न्यूक्लियर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। और आखिरी में मैं कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ, जैसे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आपसे पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो देखिए जो मैंने आपको नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल पढ़ा है वो सेम है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये आप डिफरेंसेस याद रख के जाना, वो आपको पेपर में कंफ्यूज करने के लिए कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल, तो ये आप याद रख के जाना। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो ये भी आप डेट याद रख के जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इन्हीं को क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप अच्छे से पास हो सकते हैं। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।